गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत अध्याय पार्ट 2 है। कक्षा 7 के लिए इस इतिहास का पाठ्य पुस्तक है ये, है ना। 7th क्लास की इस पाठ्य पुस्तक में हमारे अध्याय इस प्रकार रहेंगे। पहला अध्याय हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो हजारों वर्षों की जो वर्ष के दौरान की परिवर्तनों की पड़ताल है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट है नए राजा और उनके राज्य, है ना। थर्ड है दिल्ली के सुल्तान। फोर्थ अध्याय है मुगल साम्राज्य। फिफ्थ है नगर व्यापारी और शिल्पी जल। नेक्स्ट है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, है ना। आगे ईश्वर से अनुराग। अगला अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और अंतिम अध्याय है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 7th क्लास के ये इतिहास में ये चैप्टर रहेंगे। अध्याय 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब यहाँ पे हजारों वर्ष में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में हम खोज करेंगे, पड़ताल करेंगे, जानकारी उपलब्ध करेंगे, जिससे हमें अपने गौरव और इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और आज जो वर्तमान में जो स्थिति है वो हमेशा ऐसी थी या इसके पहले किस प्रकार की थी उसके बारे में समझेंगे, और किस प्रकार ये परिवर्तन आया है इसको जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ तथ्य हैं जिनके सहयोग से हम क्या करेंगे, हमारे हजारों वर्ष पुराने जो किस प्रकार से जीवन था और अभी वर्तमान में किस प्रकार का जीवन है इसके बारे में समझेंगे। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 ये वाला है ना, ये आपको दर्शाई दे रहा है ना। मानचित्र 1 में क्या देगा, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इंदसी। कौन है भूगोलवेत्ता? अल इंदसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा। दुनिया का जो नक्शा बनाया 12वीं सदी में उसका ये नक्शा है, ठीक है, दुनिया का, विश्व का, संसार का, है ना, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें क्या दिखाया गया कि समुद्र तक इसको दिखाया, उपमहाद्वीप को समुद्र तक दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि भारत कहाँ पर है, लेकिन हम इसको आगे पढ़ते समय समझ में आएगा। ठीक है, तो 1-2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इंदसी ने 1154 में बनाया था। तो ये जो मानचित्र है किसने बनाया था? अरब का रहने वाला था, है ना, भूगोलवेत्ता अल इंदसी ने 1154 में बनाया था। फर्स्ट यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। बड़े मानचित्र जो हमारे वर्तमान में उपयोग में लिए जाते हैं उसका एक हिस्से का ही, पूरी दुनिया के एक हिस्से का ही मानचित्र है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये पूरा मानचित्र क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के ये बारे में दर्शा रहा है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। फ्रांसीसी मानचित्र, ये जो मानचित्र 2 है किसने बनाया था? 1720 में बनाया था, जो हम इसमें दर्शाया गया है। ये हमारा भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, इसके पास नीचे ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भारत का दक्षिणी भाग, और इसके नीचे श्रीलंका और यहाँ पे बांग्लादेश, सभी देश नजर आ रहे हैं। अब म्यांमार, है ना, पूरा देश नक्शा नजर आ रहा है। ये नक्शा फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। जैसे हमने अभी देखा और एक ये देखा, इस दोनों में कितना अंतर है, इसमें और उसमें बहुत सारा अंतर दिखाई दे रहा है। ये इसमें हम स्थानों को वर्तमान जो मानचित्र उसके अनुसार समझने की कोशिश करें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्षेत्र क्या है। लेकिन जो फ्रांसीसी जो है
मानचित्रकार उसने क्या इस चित्र ऐसा बनाया कि जो वर्तमान के मानचित्र के समान ही दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल इदसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, मतलब कि ये उल्टा दर्शाया गया है। ठीक है, की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कन्नौज, है ना। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। ये जो वर्तमान का जो ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जो बनाया वो हमें ज्यादा परिचित लग रहा है। ठीक है, सूचना काफी बदल गई, ये नक्शे में परिचित लगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। इसमें बारीक जो ब्यौरे दे रखे है ना, कहाँ पर क्या स्थान है, कौन सा कहाँ स्थान है, ये सब स्थानों का ब्यौरा दे रखा, जानकारी दे रखी है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो किस नक्शे का कौन लोग उपयोग करते थे? यूरोपीय नागरिक। कौन से नक्शे का? फ्रांसीसी जो मानचित्रकार था उसने जो नक्शा बनाया उसका उपयोग करते थे। 18वीं सदी के आरंभ में गिवी लोम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुमान यह उपमहाद्वीप है, मतलब अनुसार महाद्वीप बना हुआ है। जो आरंभ में गिव लोम द लिस्लेस के एटलस के नुओ के अनुसार बनाया हुआ महाद्वीप है ये। ठीक है, देखिए आगे इसके बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे विस्तार से। लेकिन अब बीती इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। हम यहाँ पे देखो गंगा के मार्ग को देख रहे हैं, इसको अलग किस प्रकार से दर्शाया गया है ना। गंगा का ये मार्ग है, इसको किस प्रकार दर्शाया गया है ना। भीतर की क्षेत्रों का जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार दर्शाया गया है ना। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? उसके बारे में अधिक जानकारी होना हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहास का जब बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कि इतिहासकार कभी कोई जो पहले बनाया गया है ना, अरबी द्वारा भूविज्ञता द्वारा जो नक्शा बनाया गया था, मानचित्र बनाया गया था, उसके 600 साल बाद फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया। तो उस 600 वर्षों में विज्ञान में बहुत बदलाव आया था। इतिहास का जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का बारे में, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उनके बारे में पृष्ठभूमि, इतिहास, अतीत के का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नई और पुरानी शब्दावलियाँ, है ना। तो अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के बारे में बदलते रहते हैं, संदर्भ बदलते रहते हैं, तो भाषा और अर्थों का साथ क्या होता है? मतलब कि समय की सूचनाएं का संदर्भ मतलब बदलते रहते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में बदलते रहते हैं। भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में लिखे होते हैं। जो हमने अशोक के अभिलेख पढ़े हमने, है ना, जो शिलाओं पे उसने लिखवाए थे, उन अभिलेखों में अलग अलग भाषाओं के, ब्राह्मी लिपि, है ना, पाकत लिपि भाषा में, संस्कृत की भाषा में, अलग अलग भाषाओं में ये ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए
मध्य युग की फारसी भाषा, जो मध्य युग में जो फारसी भाषा थी आधुनिक युग की फारसी भाषा से भिन्न है। तो क्या है, मध्य युग में जो मध्य युग था उसमें जो फारसी भाषा जिस प्रकार की थी उसमें बहुत बदलाव आया, और आधुनिक भाषा फारसी भाषा है जो उसमें भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो व्याकरण के और शब्दों की में ही इसमें भिन्नता नहीं है फारसी भाषा में, लेकिन इसके शब्दों के अर्थ भी क्या हो गए, बदल गए हैं। आगे चलते हैं हम। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। प्राचीन काल में हिंदुस्तान नाम से इन्हें जानते थे भारत को, लेकिन आज राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में इसे हम पहचानते हैं आधुनिक समय में। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, फारसी के 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार है ना मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसका क्या था, इतिहास 13वीं सदी में फारसी के जो इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जो उसका आशय पंजाब, मतलब कि हिंदुस्तान किसके लिए क्या कहा गया था, उसका आशय यह था कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना नदी के बीच के स्थित इलाकों का था। मतलब कि जो इलाका पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो स्थित है उस क्षेत्र के लिए ही उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उनका इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब कि ये जो क्षेत्र थे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र थे उन और राजनीतिक अर्थ में इसका इलाकों का इस्तेमाल किया था। क्यों किया गया था कि फारसी वो दिल्ली के सुल्तान, जब दिल्ली के सुल्तान का अधिकार क्षेत्र जहाँ था उसको हिंदुस्तान के नाम से उसने दर्शाया। संतुलन के प्रसार के साथ, मतलब उसके विस्तार के साथ, उसके क्षेत्र बढ़ने के साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जो क्षेत्र पहले दिल्ली, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन उस क्षेत्र का क्या हुआ, विस्तार हुआ और उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया आगे और अलग अलग अनेक क्षेत्रों को जीता। तो उस शब्द है ना, तो उसके क्षेत्र भी बढ़ते गए, जैसे उसका क्षेत्र आते गए उन क्षेत्रों को हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश, लेकिन हिंदुस्तान शब्द आने के अंतर्गत सभी बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं था। जो हमारे दक्षिणी भारत में जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र था दक्षिण भारत में हिंदुस्तान के अंदर माना नहीं जाता था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में, ये तो कब की घटना थी, 13वीं सदी में, जो फ्रांसीसी ने इसने हिंदुस्तान में दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माना गया, जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है। इसके विपरीत जब 16वीं सदी के आरंभ में जब 16वीं सदी में जो है ना बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। वर्णन करने के लिए किया गया। तो 16वीं शताब्दी में जब बाबर हमारे भारत में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, उस उपमहाद्वीप में भूगोल मतलब उसके क्षेत्रफल के बारे में, पक्षियों के बारे में, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए उसने इसका उपयोग किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान थे। जब 14वीं सदी में क्या हुआ, सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द, उन्होंने एक शब्द उपयोग किया था हिंद के ही कुछ समान ही था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। मतलब जो वर्तमान में हम हिंदुस्तान कहते हैं तो राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर से नहीं जोड़ रहे थे, उन्हें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर इसे पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक
और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। जैसे हमारा पूरे भारत को राजनीतिक आधार पर भारत पूरा एक देश माना जाता है, राष्ट्रीय आधार पर भारत को एक देश, हिंदुस्तान को एक देश माना जाता है, लेकिन उसमें राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर इसका कोई आज जोड़ा नहीं गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी शब्द का उपयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसे हमने हिंदुस्तान के बारे में सुना था, प्राचीन काल में हिंदुस्तान के जो उत्तरी भारत के हिस्से को ही हिंदुस्तान को माना जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, दक्षिणी क्षेत्र को भी हिंदुस्तान का हिस्सा माना जाता है। तो पूरा भारत क्या है, इस परिस्थितियों के समय के काल के अनुसार इसमें परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, है ना। आज हम विदेशी शब्द का उपयोग करते हैं ना, सीधा साधा शब्द ले लीजिए। इस शब्द के बारे में हम क्या उपयोग करते हैं वर्तमान में, और प्राचीन समय में किस प्रकार के लिए उपयोग करते थे, इस शब्द का उपयोग करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे लिए आज का इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो, आज जो विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है आज हमारे लिए, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। हम विदेशी किसे कहते हैं, जो भारतीय नहीं हो, उसके लिए विदेशी शब्द का उपयोग करते थे। मगर मध्य युग में, कब, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। तो मध्य युग, आधुनिक युग में क्या है, उसे हम जो भारतीय नहीं उसे विदेशी कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में गांवों में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति होता था जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता था, है ना। तो अलग अलग, हिंदी में इसे परदेशी कहा जाता था और फारसी में इसे अजनबी के नाम से भी उच्चारित किया जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। तो अब जैसे कोई नगर में रहने वाला व्यक्ति है, शहर में रहने वाला व्यक्ति है, तो वनवासी जो व्यक्ति था उसके लिए वो क्या था, विदेशी माना जाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जातीय परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। प्राचीन काल में जो अलग अलग धर्म और जाति के लोग थे परंतु वे विदेशी नहीं माने जाते थे। आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि एक शब्द का अर्थ अलग अलग काल में अलग अलग अर्थ में उपयोग किया जाता था। तो आजकल अब आगे चलते इतिहासकार हैं, उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार जिस युग का अध्ययन करते हैं, अब इतिहासकार क्या होता है, जिस युग का जो अध्ययन कर रहे होते हैं, है ना, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। किस प्रकृति का जो इतिहास का जानकारी रखना चाहता है उसका स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और वर्धन के बारे में पढ़ा है ना। गुप्त वंश के शासकों एवं वर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस पुस्तक में 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्ष के बारे में इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। तो कुछ ऐसी भी है कि हर बात परिवर्तन नहीं हुई, पर वैसी ही बहुत सी बातें वैसी की वैसी आज भी चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, जैसे इतिहासकार क्या करते हैं, इस काल के बारे में जो जानकारी इकट्ठे करने के लिए क्या करते हैं, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला, है ना, इनके बारे में, स्थापत्य कला, भवनों निर्माण कला तथा निम्नलिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। आज जो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं, किस इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस काल में ये सिक्के जलाए गए, अर्थ है इसका, अर्थ है कुछ क्षेत्र में इसका अधिकार था।
शिलालेख जो आदेश होते थे राजाओं के शिलाओं पे लिखकर जनताओं प्रजा पास पहुंचाए जाते थे, है ना, वो शिलालेख से भी ज्ञात करते थे उसकी अवधि और उसके शासनकाल के बारे में, स्थापत्य कला, भवन निर्माण की कला के बारे में भी क्या जानकारी उपलब्ध करते इतिहासकार। उससे क्या तथा लिखित सामग्री पर भी निर्भर रहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए उस काल के बारे में स्रोतों को में इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। अब जो पहले इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इस कुछ काफ़ी भिन्न इस इतिहास का इसका उपयोग करते हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। आज के इतिहास जो लिखा जाता है उस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है ना। प्रामाणिकता को महत्व दिया जा रहा है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्धि होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों की खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ, मंदिर, पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ, मंदिर, पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था, जहाँ पे इनको सुरक्षित रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। और क्या होता है विस्तृत जानकारी किस प्रकार, तो धनी व्यक्ति का तथ्य, शासक जन, मठ और मंदिरों के जो सब तथ्य हैं उस तथ्य को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसके प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है इतिहासकार के द्वारा। मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है क्योंकि इनका आपस में मेल भी बड़ी कठिनाई से होता था। ठीक है, ये अभिलेखागार क्या होता है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब कि एकत्रित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं, जहाँ पे ये सारे जो भी क्रियाकलाप करते हैं पत्रों के द्वारा, दस्तावेजों के द्वारा, उन सबका एकत्रित कर संग्रहण करते हैं। फिर से आगे चलते हैं, कागज का मूल्य। अब कागज के बारे में इसमें समझेंगे। इस दो प्रसंग की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को दो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। मतलब कि जो पांडुलिपि लिखी हुई थी उसके ऊपर जो लिखे हुए शब्द थे उनको हटा दिए और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। तो उसमें कागज की कमी थी 13वीं सदी में, तो उसने क्या किया, जो आवश्यक पांडुलिपि नहीं थी उसका पुनः उपयोग लिखने में कर लिया गया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आप किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह बहुत वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो आजकल देखो वर्तमान में क्या हुआ, कागज का अधिकता के कारण उसका आसानी से उपलब्ध हो रही है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए इस चित्र नंबर 1 में यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक मतलब लिखने वाला किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्रकार का सिर्फ 10.5 सेमी इंटू 7.1 सेमी है। चित्र का आकार कितना है, 10.5 सेमी और 7.1 सेमी का है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। तो मिनिएचर, छोटी आकृति के कारण इसे मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का उपयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था।
कोई कोई किसी बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ऐसी पांडुलिपियों में चित्रों को मिनीचर का उपयोग किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। इतने सुंदर होते थे कि इन्हें पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। जैसे कि ये देखो, ये अलग अलग चित्र नंबर 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियाँ, अलग अलग शैलियों से इनको लिखा जाता था। लिखावट की फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। लिपि बाई और में वर्णन छोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाई और अधिक संगन और संक्षिप्त और कठिन है। जो इसमें जो लिपि लिखी गई है, शिकस्त लिपि और नस्तक लिपि, ये नस्तक लिपि है और ये शिकस्त लिपि है, ठीक है, जिनका ये चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं, महत्व अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां मतलब कि उसकी नकल बनाते हुए लिपि छोटे मोटे फेरबदल करते हैं। उसमें क्या, जो भी नई बनाई जाती है उसकी प्रतिलिपि बनाई जाती है, उसमें क्या फेरबदल किया जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनती रही है ना। और अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपि एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो इस तरह से प्रतिलिपि बनती रही, तो उसमें कुछ परिवर्तन आता गया, और इस तरह से प्रतिलिपि की एक दूसरे बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्या, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए ही मूलतः लेखन ने क्या क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इस एक ही ग्रंथ की अनेक प्रतिलिपियां हैं, उसका अध्ययन करना होता है। जैसे वर्तमान में रामायण है, तो तमिल में अलग भाषा, तमिल क्षेत्र में अलग रामायण लिखी हुई है, अपने उत्तर भारत की अलग रामायण है, बंगाल में अलग प्रकार की रामायण है, दूसरे देशों में इंडोनेशिया में जो रामायण लिखी हुई है अलग प्रकार की है। तो अलग अलग इन सभी जानकारी लेने के लिए इन सभी की प्रतिलिपियों का अध्ययन करना आवश्यक है इतिहासकारों के लिए। तो इसी प्रकार इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन में मूल प्रतिलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तो ये इस कारण हमें सभी प्रतिलिपियों के बारे में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपनी मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते हैं। जो मूल वृत्तांत तो उसमें कुछ संशोधन कर देते हैं, स्वयं ही कुछ बदलाव कर दे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने, जो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत की पहली बार 1356 में और दूसरी बार इससे 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाला वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में ही दबा पड़ा था। तो इस तरह से जो सेकेंड वाला में जो और प्रथम वाले में जो परिवर्तन था, फिर परंतु लेकिन द्वितीय वाला जो उसकी वृत्तांत था उसमें ही उसकी जानकारी इतिहासकारों को उपलब्ध हुई। आगे पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, सामाजिक समूह और राजनीतिक समूह सन 1700 से और 1750 के बीच के 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसके लिए कि
इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, मतलब कि नई नई तकनीकों की नजर आती है, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों जैसे बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। तो ये क्या नई तकनीक, नए तरीकों का, सिंचाई में रहट का उपयोग होना, कटाई में चरखे का, पहले हाथ से कटा जाता था तो कटाई में चरखों का उपयोग होना, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का, अग्नि से चलने वाले अस्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया। नए तरह का खान पान में आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफी, है ना। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। तो ये क्या है, ये तकनीक कहाँ से आई? ये सारे तमाम परिवर्तन कहाँ से आए? तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेके आए थे, जो विदेशी बाहर से आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल जो ये 700 से लेकर 1750 का जो काल है, 1000 वर्ष का काल, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। कौन सा रहा? आर्थिक तौर से कार्य करने के, व्यापार का भी इसमें अलग परिवर्तन आया है, राजनीतिक सत्ताओं का भी परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक तो धार्मिक रीति रिवाजों का, रहन सहन का परिवर्तन आया, सांस्कृतिक भाषाओं का, फारसी, अरबी, अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का भी परिवर्तन आया, है ना। तो संस्कृति में हम भाषा, रहन सहन, खान पान, पोशाकें, अनेक चीज आती है। तो इन सब में क्या हुआ? परिवर्तन आया। इसके बारे में अध्याय 5, 6 और 7 में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इन परिवर्तनों के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता